बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे अहम स्टोरी के साथ, जो कि है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खलीज बढ़ती जा रही है। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से उनके कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यह बयान था कि चूँकि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वजारतों पर बैठने का कोई जवाज़ नहीं रह जाता। चुनांचे उन्होंने अपनी वजारत से, IT की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया और साथ में ये भी कहा कि चूँकि ये कराची के जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं, फंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं, यानी जो टैक्सेस कलेक्ट करके कराची से वफाक को दिए जाते हैं उसमें से 1 अरब रुपए भी रिलीज़ करने में बहुत दुश्वारी का सामना है। तो इससे बेहतर है कि वजारतों से अलग होकर बैठ जाएं। यानी हुकूमत से की ज़रूर इख्तियार की, लेकिन PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी वफाक में PTI को सपोर्ट करते रहेंगे। हुकूमती वफ्द की आज MQM को मनाने की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई और MQM अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत से नाराज़ है। दोनों जमातों में डेडलॉक बरकरार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे। हुकूमती वफ्द को वाज़े कर दिया गया है। हुकूमत से ताउन जारी रखने का ऐलान है। कहते हैं अपने तमाम वादे याद हैं, अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, लेकिन हुकूमत की जानिब से दावे तो ज़रूर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वादे याद हैं, इन पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई पेशरफ नहीं नज़र आ रही। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए हैं बल्कि मुलाकात हुई है। यानी शो ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई खलीज या इस किस्म का कोई डेडलॉक मौजूद नहीं है। MQM को ये भी बताया कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, शहर की बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करेंगे और चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में छोटे मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। MQM वफ्द से मुलाकात के बाद आज ये तमाम बातें असद उमर ने मीडिया टॉक में कहीं। बहरहाल नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो दुबई से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम बुलंद इकबाल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, हम भी खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक परवरदिगार का बहुत एहसान है। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये ऐलान जो कि तवक्को की जा रही थी बहुत दिनों से, यानी तकरीबन जब हुकूमत के 6 महीने ही पूरे हुए थे उसके बाद से ये तवक्को कर ली गई थी कि चूंकि MQM से जो MOU साइन किया गया था उसमें से किसी भी शिक पे अमल दरामद नहीं हुआ है, तो बहरहाल देर से बयान आया लेकिन आया ज़रूर। और ये जो तवक्कुआत थी लोगों की, अपोजिशन की, वो सामने आई। क्या कहते हैं सर आप? बुलंद इकबाल साहब, दफतन तड़के ताल्लुक में भी रुसवाई है। वाह। उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। वाह वाह वाह। तो बस ये कि पूरी तंदही के साथ इंतजार किया है, बिल्कुल पूरा मौका दिया है और कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि इंतजार की घड़ियां भी तवील हो गई और कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया। दर्जनों से ज्यादा मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म के साथ। उन्होंने जो जो कमेटीज बनाई, कभी जहांगीर तरीन साहब के साथ, कभी खटक साहब के साथ, कभी हमारे दोस्त इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध हैं उनके साथ, अब असद के साथ, तो मीटिंग्स चलती रही, याद दहानियां होती रही, मुतल्लिका वज़रा से मुलाकातें होती रही, बार बार जो मुआहदा हुआ था वो सामने रखते रहे जिस पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत थे, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। जैसा कि कल डॉक्टर खालिद मकबूल ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि हम ये समझ रहे थे कि शायद तजुर्बे की कमी है, मगर समझ में ये आया कि संजीदगी की कमी है। तो अगर कराची के साथ बावजूद इसके कि सदर मुमलिकत कराची से हैं, गवर्नर सिंध कराची से हैं, अक्सरियत से जो गुजरा हैं वो किसी न किसी तरीके से कराची से हैं, 14 नशिस्तें बाकायदा दिलवाई गई हैं PTI को कराची से,
तो वैसा लगता है कि कराची से न सिर्फ हाथ झाड़ कर बैठे हैं बल्कि शायद दामन झाड़ के भी बैठे हैं। तो काफी तकलीफदेह सूरत हाल थी। आप जानते हैं कि कराची के शहरी बहुत बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक बड़ा दबाव था हम पर कि ऐसी सूरत में काबीना में बैठे रहने का फायदा क्या है। और खालिद मकबूल भाई के ऊपर तो ये भी था कि क्योंकि वो पार्टी कन्वीनर है तो काबीना में उनका होना वैसे ही एक सवालिया निशान था। हमने ये तोहमत भी उठाई कि चलिए इस बहाने अगर हमारे पार्टी लीडर वहां बैठे हैं तो शायद वो कुछ ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सके इस जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद का, मगर कोई सूरत हाल बनती दिखाई दे नहीं रही थी। हैदर भाई तो अनवकर ये काम करना पड़ा। जी जी हैदर भाई, अब आप से अगला सवाल करने से पहले तो एक शेर आपको मैं भी सुनाना चाहूंगा जो बहुत मौके की मुनासबत से है कि तरके ताल्लुकात पे न रोया तू न मैं, तरके ताल्लुकात पे न रोया तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। यानी एक तरफ ये तमाम बातें तो हो गई सर, लेकिन मनाने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। साथ साथ एमक्यूएम ये कहती है कि हम विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान जरूर किया गया है लेकिन हिमायत जारी रखेंगे। सर तो ये तरके ताल्लुकात किस किस्म के हैं कि जिसमें एक तरफ हुकूमत से अलहदगी भी है लेकिन साथ निभाने का वादा भी है? देखिए, हम अपने किए गए वादों को फरामोश नहीं कर रहे। हमने जो वादे किए थे उनका पूरा भरम रखा है और मजीद भी रखेंगे, मगर हम ये तवक्को भी रखते हैं कि सामने से भी यही रवैया इख्तियार किया जाए। तो अब देखिए, आते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वाह वाह। अच्छा हैदर भाई, एक जो गिला सामने आया भी कि कराची में पैसे नहीं खर्च किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इतना ज़्यादा जो एक्सचेकर यानी कराची से मिलता है और 1 अरब रुपए भी जो हैं वो रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। सर कुछ लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डिमांड थी पहले 25 अरब फिर 5 अरब, लेकिन ये कि वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी कि ये पैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों के हाथ से खर्च किए जाएं। इसमें सारे इख्तिलाफात हुए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? भाई, अगर किसी को ये गुमान है कि हमने 25 अरब रुपए मांगे या किसी का ये ख्याल है तो वो 25 अरब रुपए अपने पास ही रखे। हमने तो 162 अरब रुपए मांगे कराची के लिए और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध जिसमें हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, सक्कर, उनके लिए अलग। तो हम तो लिख कर 162 अरब रुपए मांगते हैं और उस कागज पर दस्तखत हैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के। मेरे ख्याल से उससे बड़ा ओहदा पाकिस्तान में आईनी लिहाज से है नहीं। जी बेशक। तो अगर हाईएस्ट अथॉरिटी ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं और वादा फरमाया है कि ये पैसे कराची और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध की बेहतरी के लिए खर्च होंगे तो कम से कम वादा ईफा हो जाना चाहिए। 25 अरब रुपए ना भाई, कोई खैरात सर ये पहली किस्त थी सर। नहीं सर, 3000 अरब रुपए साल कराची देता है जी, 62 अरब रुपए मांग रहा है। ज़कात थोड़ी है मांगी है भाई। अच्छा हैदर भाई, ये भी बताइएगा कि यानी दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का बयान आया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो कराची पे अपने नुमाइंदों के जरिए पैसे खर्च करके बल्दियाती इलेक्शन जीत लेगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। सर बड़ा कोइंसिडेंस है इस बयान में और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हुकूमत से अलग होना। मेरे ख्याल से आपने अभी बुलंद इकबाल खुद ही ये बात कही थी कि इब्तिदाई 6 महीनों में ही अवाम ये महसूस करने लगे थे कि अब
ये ताल्लुक जो है वो ताल्लुक कम और बोझ ज्यादा बन रहा है। हमने तो फिर भी बड़ा वक्त लिया है और इस बोझ को ढोया है हमने, तो महज इत्तेफाकी है, वगरना तो इसका उससे क्या मुकाबला है। और जाहिर है कि जो सूरत हाल है, अगर कहीं पर ये फैसला ना हुआ होता कि MQM को नशिस्तें ना लेनी दी जाएं, तो आज शायद PTI कराची में इतनी सीटें ना ले पाती। सर, लेकिन आप लोगों ने इलेक्शन के नताइज तस्लीम भी किए, इल्हाक भी किया। अगर इस बात से इख्तलाफ था कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, तो उन इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान भी लेना, फिर उन्हीं लोगों के साथ इल्हाक करना जिनसे आपको ये गिला है कि ये सीटें हमारी छीनी गई, ये कैसे मुमकिन है सर? बुलंद इकबाल, आप याद कीजिए कि MQM वो पहली जमात थी इलेक्शन के बाद, फौरी बाद, रात को 8, 8:30 या 9 बजे का वक्त था। जी सर। और जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, फैसल सब्जवारी वो पहले रुकन थे MQM के जो मीडिया पे अपीयर हुए थे और उन्होंने इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया था। और उसके बाद पाकिस्तान की सारी ही जमातों ने ये ऐलानात किए थे, बशमूल हुक्मरान जमात, और उन्होंने भी क्लेम किया था इंतखाबात में धांधली हुई है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल, और उसके बाद फॉर्म 45 की आहो बुकार फरियाद, और वो तमाम चीजें सामने हैं। तो MQM ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया था। MQM आज भी बबांगे दोहल ये कहती है कि PTI ने वो सीटें जीती नहीं, बल्कि वो सीटें मैनेज हुई। और MQM इलेक्शन कमीशन में गई, और आज भी कितनी पिटीशंस MQM के उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और हरवाया गया, उनकी पिटीशंस जो है वो कोर्ट्स में मौजूद है। अगर हमने तस्लीम किया होता तो हम पिटीशन लेकर कोर्ट्स ना जाते। अच्छा हैदर भाई, ये भी बताइएगा कि इस्तीफा जो आया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, बिल्कुल आया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि फरोग नसीम जो हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी, या पहले ही कह दिया गया था कि फरोग नसीम शायद अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हिस्सा कम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ज्यादा है। बुलंद इकबाल, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस मसले को। जी जी। MQM की काबीना में नुमाइंदगी डॉक्टर खालिद मकबूल के मरहूने मिन्नत थी। MQM की रिप्रेजेंटेशन काबीना में, आप याद होगा जब MQM के सेनेटर डॉक्टर फरोग नसीम ने वजारत कानून का हल्फ लिया है, तो उसके बाद यके बाद दीगरे कई टॉक शोज में वो गए और उन्होंने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में ये बात की कि वफाकी काबीना में उनकी रुकनियत MQM के कोटे के तहत नहीं है, और खुद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान की और हुकूमत की मदद के लिए जो डॉक्टर फरोग नसीम की पेशा वराना काबिलियत और उनकी सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहती है हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो ये डॉक्टर फरोग नसीम ऑन रिकॉर्ड है। तो जहां तक MQM की काबीना में रिप्रेजेंटेशन है, वो डॉक्टर खालिद मकबूल के काबीना से बाहर आने पर खत्म हो गई। डॉक्टर फरोग नसीम का ताल्लुक MQM के कोटे पर काबीना में नहीं है, वो महज कौमी खिदमत के तहत जो है काबीना का हिस्सा है। और फिर एक बड़ा दिलचस्प एंगल और भी है बुलंद इकबाल, जो मैं करना चाहता हूँ। जी जी। गुज़िश्ता दिनों जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया, तो डॉक्टर फरोग नसीम ने काबीना से इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। वो सर केस लड़ना था ना, यानी हुकूमत की जानिब से और खास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एज अ काउंसिल पेश हुए डॉक्टर फरोग नसीम। मेरा यही नुक्ता है, बिल्कुल मेरा यही नुक्ता है। क्या उस वक्त
किसी ने ये कहा कि एमक्यूएम काबीना से बाहर आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अदालती दिफा के लिए अदालत में दाखिल हो गई? किसी ने ये कहा? सर वो हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे बाहर आए थे और खास तौर पे आजम की हुकूमती जरूरत थी। जब उस वक्त फरोग नसीम ने काबीना छोड़ी कौमी जरूरत के तहत, हुकूमती जरूरत के तहत, तो किसी ने ही नहीं कहा कि एमक्यूएम काबीना से बाहर आ गई। आज फरोग नसीम उसी कौमी जरूरत के तहत अगर काबीना में मौजूद हैं तो लोग कह रहे हैं कि जनाब फरोग नसीम को बाहर आ जाना चाहिए था। तो ये तजाद क्यों है? लोग अपनी मर्जी की, अपनी ख्वाहिश को खबर क्यों बनाना चाहते हैं? हैदर भाई, असल में बात यह है कि इस हवाले से पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने यह बात भी की कि फरोग नसीम अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन सर सेनेटरशिप जो है वो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ही है ना सर। और मतलब पार्टी डिसिप्लिन जो है वो भी यही कहता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसका पार्टी डिसिप्लिन शायद उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती हो सर। तो पार्टी डिसिप्लिन क्या कहता है सर? हुकूमती मुआवनत, हुकूमती मदद, हुकूमत की ख्वाहिश, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पर्सनल ख्वाहिश, वो सारी एक तरफ, लेकिन सर पार्टी डिसीजन को फॉलो करना बहैसियत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सेनेटर की हैसियत से इलेक्ट होते हुए, क्या कहते हैं सर आप? देखिए, थोड़ा सा हमें इस फर्क को महसूस करना पड़ेगा जी। पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम आज भी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठी है, बावजूद इसके कि डॉक्टर खालिद मकबूल काबीना का हिस्सा नहीं है और एमक्यूएम की नुमाइंदगी काबीना में अब नहीं रही। हम ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज भी हुकूमत के साथ हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि काबीना में कुछ वज़रा ऐसे होते हैं कि जिनकी काबीना में मौजूदगी का असर सिर्फ हुकूमत पर नहीं होता, बल्कि वो हुकूमत के साथ साथ रियासती मामलात को भी देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दिफा का महकमा है जी। मिसाल के तौर पर खारजा का महकमा एक ऐसा महकमा है, दाखिला का महकमा, मिसाल के तौर पर दाखिला का महकमा एक ऐसा महकमा है, मिसाल के तौर पर एनर्जी का महकमा, जो पेट्रोलियम का महकमा है, गैस का महकमा है, मादनियात का महकमा है, और जो खजाना का महकमा है। इसी के साथ साथ कानून का महकमा भी एक ऐसा महकमा है कि जो हुकूमती मामलात के साथ साथ रियासती मामलात से भी जुड़ा है। और अगर कहीं एमक्यूएम को ये मौका मिलता है कि पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे दूं मैं आपको, बड़ी दिलचस्प। एफबीआर के चेयरमैन का नाम क्या है? शब्बर ज़ैदी साहब। एमक्यूएम के साबिक वजीर रहे हैं वो। तब आप क्या कहेंगे, शब्बर ज़ैदी साहब को भी बुलवा लिया जाए? सर आप एक वजारत भूल गए जो हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डिमांड रही है, वो है पोर्ट्स एंड शिपिंग। एक बात ये भी कही जाती है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत की डिमांड अब भी की जा रही थी, क्या ये बात दुरुस्त है सर? जनाब, पहली बात तो ये कि हमेशा से एमक्यूएम की तरफ से की जाने वाली वजारतों में पोर्ट्स एंड शिपिंग भी मौजूद है, तो ऐसा कभी नहीं रहा। हाँ। बाबर गौरी साहब पहले वजीर थे पोर्ट्स एंड शिपिंग के एमक्यूएम की तारीख में। उससे पहले ये महकमा एमक्यूएम के पास कभी रहा ही नहीं और ना ही ऐसी कोई डिमांड थी एमक्यूएम की जी। एक 5 साल के टेन्योर में 2 वजीर बदले हैं महकमा जहाज रानी के, एक सेनेटर अहमद अली और एक बाबर गौरी, और उसी एक 5 साल में जी जनाब। जी, तो आपका कहना यह है कि जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं वो जाहिर सी बात है इस वजह से डॉक्टर फरोग नसीम जो हैं उनको हुकूमत में इस वक्त रहना ज़रूरी है। सर यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जब हुकूमत में शमूलियत की पेशकश दी गई उस वक्त तो साफ इनकार कर दिया गया, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को उसी तनाजुर में देख रहे हैं जिस तनाजुर में उन्होंने ऑफर की है।
क्या ये बात दुरुस्त है? किसी तनाजुर में नहीं देख रहे भाई, जी किसी तनाजुर में भी नहीं देख रहे इसको। अच्छा, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी के की इस पेशकश को कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया या किसी भी तरह से सोचा नहीं गया है? क्योंकि सर ये भी तो एक इत्तेफाक है ना कि मतलब चंद रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी आपको पब्लिकली ऑफर करते हैं कि जो मुतालबात या जो चीज़ें वफाकी हुकूमत से चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबाई हुकूमत में तमाम चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार है। मतलब मिसाल के तौर पर एक इतनी गैर संजीदा पेशकश जिसमें ये कहा जाए कि वफाकी हुकूमत को गिराकर हमसे 2 सूबाई वजारतें ले लो, पेशकश थी ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो ऐसी बात तो अजरह मजाक ही की जा सकती है। मेरे ख्याल से संजीदगी का अंसर तो उनकी पेशकश में कहीं था ही नहीं। और फिर अगर होता भी तो MQM के जो माजी के ताल्लुकात रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, माजी करीब के 2002 से लेकर 2008 तक और फिर 2008 से लेकर 2013 तक और 2013 से लेकर आज तक, मेरे ख्याल से अब तो शहरी सिंध के अवाम इस बात को अजरह मजाक भी सुनना पसंद नहीं करते कि MQM और पीपल्स पार्टी का कहीं कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि अगर पीपल्स पार्टी ये चाहे भी कि MQM उसके नजदीक आए तो पहले शायद शहरी सिंध के अवाम के दुखों का मदावा करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। और जो मुतासिबाना फैसले पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 वर्षों में शहरी सिंध के खिलाफ किए हैं, अगर उनको अनडू करने के लिए कोशिश भी करे तो उनको अगले 15 साल चाहिए उसको अनडू करने के लिए। आज कराची जिन हालात से गुजर रहा है, जगह जगह कचरों के ढेर हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पीने को नहीं है, जिस तरीके से सूबाई महकमों पर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरीके से अंदरूनी सिंध से लेकर लाकर लोगों को अर्बन कोटे पर यहाँ पर बिठाला जा रहा है, जिस तरह नौकरियां छीनी जा रही हैं, जिस तरह रोजगार के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अंधेर मचाई जा रही है, जिस तरीके से कराची को पैसे रोके जा रहे हैं और महज चंद अरब रुपए देकर वो कराची जो कि सिंध का 98.5% बजट हर साल देता है, उसको चंद टके थमाकर ये ताना दिया जाता है कि कराची की बल्दिया को हम चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की गुफ्तगू भी मेरे ख्याल से अजरह मजाक ही की होगी बिलावल भुट्टो साहब ने। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आखिर वो क्या पेशकश होगी जिसके तहत आप वफाकी हुकूमत में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? यानी कराची का जो पैकेज है वो क्या आपके नुमाइंदों के जरिए खर्च कराया जाए पैकेज, या जो कहा जा रहा है कि वफाक की जानिब से ग्रांट रिलीज नहीं हुई और अब तो बाकायदा एक सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बाकायदा सर एक बनाई गई है, तो उस सूरत में क्या समझते हैं, क्या फाइनल ऑफर आपको की जाएगी तब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान दोबारा से वजारतें कबूल करेगी? क्या उस मुआहदे में जिस पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत फरमाए हैं सिर्फ मालियाती पैकेज ही है? नहीं सर, उसमें बहुत कुछ और भी है। आपके ऑफिसेस हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जितनी शिकें मौजूद हैं, मतलब उसमें तमाम चीजें हैं। पहला नुक्ता मरदमशुमारी के में जो कराची की आबादी को निस्फ करके दिखाया गया है, जिस तरीके से 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाया गया है, और इसके जो मुजमरात हैं, जिस तरीके से कराची के वसाइल को कम करके दिखाया गया, आबादी को कम करके दिखाया गया,
उसकी बुनियाद पर जिस तरीके से यहाँ पर हल्का बंदियां की जाने की बात हो रही है, जिस तरीके से ये तमाम मामलात हैं, हल्का बंदियों का पॉइंट उसमें मौजूद है और दीगर इस तरह के कितने आईनी मसले हैं। 140A के ऊपर बात की गई है। भाई सिर्फ सड़कें और उसके जो मेगा प्रोजेक्ट है सिर्फ उसकी बात नहीं है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। उसके ऊपर चलिए, मर्दमशुमारी के ऊपर काम करने के लिए कौन से पैसे लगते थे भाई? सर आपके यूनिट और सेक्टर ऑफिसेज जो कि जायज हैं, यानी ये कहा गया जो लीगल यूनिट और सेक्टर ऑफिसेज हैं उनकी खोलने की बात की गई, हर दफा वादे किए गए लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब हमारे दफातर हैं, हमारे लापता साथी हैं, हमारे असीर हैं, बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जो उसमें डिस्कस किए गए, बार बार डिस्कस किए गए, दर्जनों बार डिस्कस किए गए। सर तो जब इतनी सारी चीजें हैं सर, तो उसके बावजूद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की ऐसी क्या जरूरत है सर, जो तमाम चीजों के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अभी भी कहती है कि नहीं, हम चाहे हुकूमत से अलग भी हो जाएं लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, ट्रेजरी बेंचेस पे मौजूद रहेंगे। देखिए मेरे ख्याल से खुशगुमान होना बुरी बात नहीं है जी, और हमें उम्मीद है कि शायद पीटीआई की हुकूमत कराची के मसले को संजीदगी से देखने में कुछ पेशरफ्त करेगी, और वरना पीटीआई बहुत डिस्क्रेडिटेड होगी, सिर्फ सूबाई सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर। और उसकी पॉपुलैरिटी जाहिर है कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से कराची वाले अब पीटीआई के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, अगर मैंने शम्स है। और हमें बड़े सोच समझकर फैसले करने हैं, और हमने एक फैसला लिया है, हमने एक मौका और दिया है कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी कन्वीनर है, पार्टी लीडर है, वैसे ही उनके काबीना में होने पर 100 तरह के सवाल उठते थे, और हमारी कोशिश ये थी कि पार्टी लीडर अगर काबीना में होगा तो शायद वो इस पैकेज को दिलवाने में ज्यादा फाल किरदार अदा कर सके, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और जब ऐसा नहीं हो पाया तो ठीक है, ये हमारा फैसला है कि हम काबीना का हिस्सा ना रहें। उसके बावजूद हमने अपने वादे को ईफा किया है, हम सपोर्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि हम ये सूरत हाल कहाँ तक जारी रख सकते हैं। हैदर भाई, एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा, यानी ये भी कहा जाता है कि ये गैर फितरी इल्हाक था। जाहिर सी बात है कराची में एक तरफ सीटों की जंग भी है, फिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो भी अगर होते हैं और वक्त पर होते हैं या ताखीर के साथ भी होते हैं, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में महाजराई की सूरत हाल पैदा होगी। तो सर क्या अब ये फैसला भी किया जाएगा, क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हो सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो इस किस्म की भी कोई बात की जाएगी ताकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात का मसला है इसको भी हल किया जा सके? देखिए, हम किसी के ख्वाहिश के इजहार करने पर तो कोई पाबंदी या कदगन आयद कर नहीं सकते ना जी। ख्वाहिश लोग करते ही हैं, और ख्वाहिश रखने में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, मगर एमक्यूएम एक अलहदा सियासी जमात है, पीटीआई एक अलहदा सियासी जमात है, नॉन पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें अलहदा अलहदा सियासी जमातें। और कुछ 35 बरस हो गए मुझे एमक्यूएम के कारकुन की हैसियत से। मैंने तो आज तक एमक्यूएम को 35 बरसों में कब्ल इंतखाबात किसी से इल्हाक करते नहीं देखा। प्री इलेक्ट्रल अलायंस की कोई हिस्ट्री नहीं है एमक्यूएम की। तो लोग अगर ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि सियासत नाम ही इम्कानात पे काम करने का है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी से, जिनसे बात हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की हुकूमत की अलहदगी के हवाले से। अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब से, और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है या क्या राय है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अलहदगी इख्तियार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर, क्या कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो तवक्कुआत की जा रही थी उस हिसाब से उसी हवाले से ऐलान भी किया गया, और जो डेडलॉक है वो बरकरार है, और इत्तेफाक ऐसा है कि जब आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से चंद ही रोज़ कबल ये पेशकश की गई थी और उसके बाद अब ये ऐलान सामने आया, क्या कहते हैं? जी देखें, मैं एक तो थैंकफुल आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर अपनी पुरानी रिवायत कायम रखती है जी, और 12-12 घंटे के टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट से अलहदगी और अटैचमेंट रखती है, तो फिर तो सॉरी कि वही वाली कहानी होगी कराची के लोगों के साथ, महरूमी और कराची के लोगों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर प्रॉपरली कराची के मैंडेट, शहरी हल्के के मैंडेट का एहतराम करते हुए इस जाली मैंडेट गवर्नमेंट से, जिसको सिलेक्टेड कहा था हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो उसी बयानिए को कंटिन्यू करते हुए कराची की अवाम, सिंध की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और उनके हकूक के लिए आते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक बेहतरी की बात है। और अगर पुरानी टैक्टिक्स पे, पुरानी फार्मूले पे अपना वेट बढ़ाने के लिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि कराची की अवाम के साथ ये ज्यादती हो। आगा साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ही कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ का सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी माजी में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाती रही है, आपको भी याद होगा कि रहमान मलिक साहब जो है वो हर महीने या हर दूसरे महीने कराची आते थे, मरकज पे जाते थे, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोबारा से हुकूमत का हिस्सा होती थी। कल रात को रहमान मलिक साहब ने एक डिनर किया था, मैं और वो बैठे हुए थे जी। वो नॉट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, वो अल्ताफ हुसैन को करते थे, राजी और अल्ताफ हुसैन को एग्री करते थे। सर, हम नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप बानी एमक्यूएम लंदन कह सकते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते सर, पाबंदी है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी कोई शौक नहीं उसका नाम लेने का। अगर वो उस शख्स को जो पाकिस्तान दुश्मन था उसको अगर राजी करता था, और उस जमाने में उसको राजी करने की मजबूरी होती थी हमारी एज ए कराची के लिए, कराची के पीस के लिए, तो वो एक अलग बात थी। अगर उसी रिवायात पर और इसी पैटर्न पर अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज भी कामजन है, तो लम्हा फिक्रिया है। और कराची की आवाम के लिए तो बहुत ज्यादा, मैं देखें मेरे 90% नेबर और 90% मेरे वोटर और मेरे लोग जो है वो उर्दू बोलने वाले, और वो कहते हैं कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे बैड और अफसोसनाक लम्हा यही रहा है कि अगर हमने कभी इनको सपोर्ट या वोट किया है। अगर आज भी पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसी बयानिए पे चल रही है, तो फिर तो कराची के लोग जो है ना वो बहुत डिस्चार्ज होंगे। आगा साहब, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो ऑफर दी गई है, अगर वो देखा जाए तो हुकूमत गिराकर 2 सूबाई वजारतों की ऑफर या 3 सूबाई वजारतों की ऑफर कर देना एक मजाक लगता है। यानी
वफाकी हुकूमत गिराने की बात की जाती है और ऑफर ये की जाती है कि जी वो 2 या 3 सूबाई वजारतें जो है हमसे ले लें। आपको नहीं लगता सर कोई मैच नहीं है इस ऑफर में? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। आप अगर उस दिन की, उस प्रोग्राम की, उस इवेंट की सारी फुटेज, मैं वो अल्लाह को जान देने वाली फुटेज की बात नहीं कर रहा जिसमें ये यूटीए बोलते हैं कि अल्लाह को जान देनी है। मैं हकीकतन वो उस प्रोग्राम की फुटेज जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आके उस प्रोग्राम को किया था, तो उसमें जो मेयर कराची है उन्होंने काफी अपनी तकलीफात का इजहार किया था कि उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के अलाई बन के हम कितना कोफ्त में और कितनी तकलीफ का इजहार उन्होंने किया, जिसकी बुनियाद पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर आपको वाकई सिंध की आवाम और कराची की आवाम की इतनी तकलीफ है तो हम आपको सिंध गवर्नमेंट में शेयर्स दे देते हैं। क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं। हम आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिस्ट्री देते हैं कि आप कराची की आवाम और सिंध की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। क्योंकि देखें, कराची में आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलने वाले सिंधी है, पश्तो बोलने वाले सिंधी है, सराकी बोलने वाले, इनको बोलने वाले, हर जबान और नस्ल कौम के लोग, ये मिनी पाकिस्तान है कराची, इसमें हर किस्म के लोग मौजूद है। और इनको वाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो तमाम कौमियत को ऑन करती है और तमाम कौमियत को लेके चलती है। तो जिसके इनकी जो सदाएं थी, जो इनकी तकलीफात थी, जो इन्होंने उसका इजहार किया मेयर कराची ने, उस पे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर आप वाकई इन सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप कराची के मैंडेट को ऑन करते हैं, आप कराची के लोगों को ऑन करते हैं, आप सिंध के मसाइल को ऑन करते हैं, आए हम आपके साथ हैं, हम आपको शेयर्स देते हैं। देखिए, मिनिस्ट्रियाँ इसलिए कहा जाती है कि जो चीफ मिनिस्टर है और उसके नीचे जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, उसमें आगा साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन बात यह है कि मेयर कराची की जानिब से जो ज्यादा गिला किया जाता है या जिस बात का ज्यादा रोना रोया जाता है वो ये है कि मेयर कराची के पास इख्तियारात ही नहीं है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत महदूद इख्तियारात हैं। तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या दूसरे इदारे हैं, वो तमाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात ही नहीं, चाहे केएमसी हो या डीएमसी हो। ज्यादा गिला तो सर सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नहीं, मैं आपको दोबारा वही कह रहा हूँ कि हमने इन्हीं बातों को सुन के हमने कहा कि अगर आप सीरियस है सिंध के साथ, कराची के साथ, तो आए, आप हमारे हाथ मजबूत करें, हम आपके हाथ मजबूत करें, ताकि आप अपने लोगों के, हमारे सिंध के लोगों के काम कर सके और उनके लिए बेहतर अंदाज में काम कर सके। उसी बिहार पर, उसी वजह से हमने इनको ये ऑफर दिए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनकी शिकायत को सुनकर ये ऑफर दिए और आज भी हमारी ये ऑफर खुली है, ओपन है कि आप अगर सिंध के अवाम, सिंध में बोलने वाले किसी भी जबान के सिंधी के, आप उनके मसाइल को एड्रेस करते हैं, आए, हम आपको शेयर देने के लिए तैयार है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में, एसपीसीए में, केडीए में, अदर ऑल जो भी कराची के कंसर्न इदारे हैं वो सारे के सारे हम आपके साथ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप यूटीए नहीं बने, आप पाकिस्तानी बने। या प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ, देखे, पीरनी ने जो कहा इमरान खान ने वो करना है। अगर मुल्क पीरनी के कहने पे चलेगा तो सॉरी टू सेड ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पर्सनल रिमार्क्स से अवॉइड कीजिएगा सर, पर्सनल रिमार्क्स के अलावा सर। पर्सनल नहीं है, मेरा मुल्क और 22 करोड़ आवाम सफर कर रहे हैं उस पीरनी की वजह से। तो मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कानूनी अखलाकी तौर पे कि मैं लोगों को एड्रेस करूं, लोगों को बताऊं कि अगर एक पीरनी की वजह से आप सफर कर रहे हैं तो नो डाउट हो कि मेरा मसला नहीं है, ये उस पीरनी का मसला है जो उस प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि आज डॉलर बढ़े और वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के जरिए पता चल रहा है कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हम 22 करोड़ अवाम का मसला है, ये पर्सनल इशू नहीं है। मुझे किसी भी सर देखिए, मतलब सर अगर ऐसी बात की है तो सर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत से मशवरों पे
बहुत से ऐसे लोगों के मशवरों पे असर अमल करते रहे हैं जो ये बातें किया करते थे सर, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं, मिसाल के तौर पे देखें, उन्होंने जो भी मशवरे लिए वो सर 20-20, 22-22 दिन सर कराची के जरदारी हाउस या बिलावल हाउस में बैठना, बाकी चीजें भी सर अब मतलब उनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना सर। बिलावल हाउस में बैठना कोई जुर्म थोड़ी था। नहीं सर, कुछ मशवरों पे अमल किया जाता था, आप भी बेहतर जानते हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वही मशवरे थे जो पाकिस्तान के आइन के पाबंद और पार्लियामेंट के ताबे होते थे। देखिए वो वाइस सदर था जिसने 52 भी सब खत्म की, जिसने सदारती तमाम और आइन को असल शिकल में लाने वाला वो वाइस मुजाहिद आसिफ अली जरदारी था, जिसने अपनी तमाम तर कुव्वत और ताकत को पार्लियामेंट के ताबे किया, एक उस ऑर्गेनाइजेशन के ताबे किया जिससे 22 करोड़ आवाम जिसको मुंतखब करके लाती है। तो आसिफ अली जरदारी की मिसाल आप जब देंगे तो आप जमहूरियत की और जमहूरियत के उसूल को दुबाला करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने तो देखे अपनी तमाम पावर्स को विड्रॉ किया और बिल्कुल पार्लियामेंट को डिलीवर किया। तो आसिफ अली जरदारी ने तो जितने काम किए वो तो अगर किए तो आइन बनाया, बिलावल आइन बनाया तो जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, और आइन की असल रूह को बहाल किया तो वो फुर्द जो मुजाहिद है आसिफ अली जरदारी उन्होंने फाल किया है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट आसिफ अली जरदारी साहब बहुत यानी पॉलिटिशियन जिसे कहना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे लोगों को कायल कर लेना, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आगा रफीउल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लामिक बैंकिंग